लास्ट क्लास में मैंने आपको रेस्पिरेशन शुरू कर दिया था और बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो रेस्पिरेशन होता है उसके बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। एक को मैंने बोला था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक को बोला था इंटरनल रेस्पिरेशन और एक को बेटा मैंने कहा था सेलुलर रेस्पिरेशन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपको बेटा ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज में 2 स्टेप्स पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक आपको पढ़ना है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो बेटा मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पूरा ध्यान रखना बेटा बोर्ड पर, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के। सुनिएगा जरा। बेटा कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक नाम देते हैं ब्रीदिंग, बताया था ना। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को एक और नाम दिया था जिसका नाम था पल्मोनरी वेंटिलेशन। बेटा उसको आज हम यहां डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा ध्यान बोर्ड पर सुनिए बेटा। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेटा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बारे में आप एक बात जानते हैं कि इस ब्रीदिंग को एक नाम और भी देते हैं जिसका नाम है बेटा पल्मोनरी वेंटिलेशन। पता है ना सबको। जब बेटा मैंने कल आपको ये पल्मोनरी वेंटिलेशन पढ़ाया था तो मैंने एक बात तो आपको कल ही बोली थी कि बेटा एक साइड तो होता है आपका एनवायरनमेंट और बेटा दूसरी साइड कौन होते हैं आपके लंग्स। कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बोली कि कुछ गैसेस एनवायरनमेंट से कहां पहुंचती हैं लंग्स में, तो कुछ गैसेस बेटा लंग्स से अगेन कहां आती हैं एनवायरनमेंट में। मींस गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स, it is referred to external respiration, also known as breathing and pulmonary ventilation। लेकिन सुनना बेटा, ये एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर एनवायरनमेंट से एयर आ रही है लंग्स में, इस प्रोसेस को आप लोग नाम देते हो बेटा इंस्पायरेशन। क्या नाम देते हो बेटा? इंस्पायरेशन। और वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में एयर लंग्स से कहां आ रही है एनवायरनमेंट में, इसको बेटा आप लोग नाम देते हो एक्सपायरेशन। मतलब मैं ये कह सकता हूं आपसे कि बेटा ब्रीदिंग डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, one is inspiration, another is expiration। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन जो एयर का मूवमेंट है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू लंग्स, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन द मूवमेंट एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एनवायरनमेंट। लेकिन बेटा एक बात सुनना जरा, मैं आपको ये इंस्पायरेशन क्यों हो रहा है, ये एयर बेटा कैसे इंटर हो रही है लंग्स के अंदर और लंग्स से अगेन एनवायरनमेंट में कैसे एग्जिट हो रही है, इसको बेटा मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बात समझ लो, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक पॉइंट पढ़ा होगा गैसेस के अंदर कि जो गैस होती है ना, इनमें एक क्वालिटी होती है जिसका नाम होता है कौन? डिफ्यूजन। और जब आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा तो डिफ्यूजन का बेटा सिंपल सा मीनिंग होता है मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हाई टू लो। अभी कुछ भी हो सकता है। यदि मैं गैसों की बात करूंगा तो गैसों के रेफरेंस में बोलूंगा प्रेशर। यस और नो? केमिस्ट्री कहती है, आपने पढ़ा होगा पीवीएनआईटी,
उसमें यही आता है कि गैसेज जो होती है ना, वो मूवमेंट करती हैं ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब बेटा एक बात सुनना जरा, यदि एक बात सुनिए आप, यहां लंग्स के अंदर यदि एयर जा रही है, यह कब पॉसिबल होगा? जब लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर, उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो क्या होना चाहिए? कम। और एनवायरमेंट के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो ही बेटा गैस ट्रांसपोर्ट हो पाएगी फ्रॉम एनवायरमेंट टू लंग्स, दैट इज इंस्पायरेशन। और मान लो बेटा यदि लंग्स के अंदर का प्रेशर बोले तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो है ज्यादा, और एनवायरमेंट का प्रेशर है बेटा कम, या एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो है कम, तो गैसेस कहां जाएंगी? लंग्स टू एनवायरमेंट, दैट इज एक्सपायरेशन। यह बेटा मैंने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले वे से समझा दिया, लेकिन जूलॉजी यह कहती है कि यह तो मान लिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। बट उस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम कौन करता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारी मसल ऐसा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है जिससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है? कम, और गैस किस में एंटर कर जाती है? लंग्स में। ऐसा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर समटाइम इंक्रीज हो जाता है और गैस अगेन कहां चली जाती है? एनवायरमेंट में। तो पहले बेटा मैं आपको नॉर्मल वे में बता देता हूं कि इंस्पायरेशन क्या है और एक्सपायरेशन क्या है, फिर बेटा इसकी प्रोसेस को मैं पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा बेटा, पूरा ध्यान रखना बोर्ड पर। पहला पॉइंट इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का एक और नाम होता है, इसको आप लोग कहते हो इनहेलेशन। सुनिएगा बेटा क्या हुआ इंस्पायरेशन में। इधर तो था आपका एनवायरमेंट और दूसरी साइड कौन है बेटा? लंग्स। बताओ मुझे एयर का जो मूवमेंट है इंस्पायरेशन में कहां होता है? एनवायरमेंट टू लंग्स। अरे लंग्स के अंदर एयर जाएगा, सांस अंदर लेना, वही होता है इंस्पायरेशन। ये कब हो रहा है कि एनवायरमेंट के अंदर जो प्रेशर है उसको बेटा मैं लिख दूं वैसे तो कि यहां पर जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो तो कैसा है बोलो बेटा? हाई। और लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है जिसको आप लोग बोलते हो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, बेटा बोल दो ना जरा, ये कैसा होगा? लो। तो वो इंस्पायरेशन होता है। दूसरी बेटा मैं बात करूं आप लोगों से एक पॉइंट की जिसका नाम है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन को बेटा आप एक और नाम देते हो, इसे आप लोग कहते हो एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है सबको पता है। इधर अगेन कौन आपका? एनवायरमेंट, और बेटा दूसरी साइड किसको ही रखोगे? लंग्स को। बट इस बार बेटा एयर का मूवमेंट लंग्स टू कहां हो रहा है? एनवायरमेंट। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो क्या हो जाए? लो, और लंग्स के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो बेटा क्या हो जाए बोलो जरा? हाई।
समझ में आ गया इतना? अब सुनिएगा जरा, इतना तो हमारी समझ में आ गया सर कि इंस्पायरेशन में क्या होगा और एक्सपायरेशन में क्या होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एयर इंटर करेगा लंग्स में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन एयर एग्जिट होगा एल्वियोलाई से या लंग्स से। मतलब सांस लेना इंस्पायरेशन और सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। अब बेटा यह बात हो गई फिजिक्स और केमिस्ट्री की, लेकिन हमारी जूलॉजी किस तरीके से इंस्पायरेशन को एक्सप्लेन करती है, कैसे एक्सपायरेशन को एक्सप्लेन करती है, और वो सारे रीजन आपको बताएगी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यदि डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यदि इंक्रीज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। उसको बेटा पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले एक आउटवेक फिगर बना देता हूं, जिससे बेटा आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक ऐसी स्ट्रक्चर बेटा कल भी मैंने आपको समझाई थी, और मैं बोला था बेटा ये कौन है, स्टर्नम। कौन अटैच है स्टर्नम से, रिब्स। और कल की क्लास याद करो, मैं एक बात भी आप लोगों से बोला था, क्या बेटा, इधर सुनिए कि बेटा ये जो लोअर पार्ट है, ये स्टर्नम और ये लोअर रिब्स, यहां पर बेटा एक डोम शेप क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चर। और कल मैंने आपको उस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा भी करी थी, शायद सबको याद होगा। ये क्या नाम था इसका, डायफ्राम। वेरी गुड। और इसके अंदर जो मसल होती है उनका क्या नाम, अरे डायफ्राम की मसल का क्या नाम, फ्रेनिक मसल्स। वेरी गुड। और मुझे अब यह भी बता दो आप कि फ्रेनिक मसल का ओरिजिन मीडियल साइड से कि लेटरल साइड से। वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे, यहां से ओरिजिन है। एक बात मुझे और आप बता दो कि बेटा एक मसल जो ऊपर तो विजिबल नहीं हो रही, अपर रिब्स पर तो विजिबल नहीं हो रही, जब लोअर रिब्स आती हैं तो ये विजिबल होने लगती है, जो डायफ्राम से भी अटैच होती है। नाम बता सकते हो इसका, EICM। कल की क्लास में बोला था एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल, और इसका नाम मैंने बोला था डायफ्राम। भूले तो नहीं हो ना? अब सुनना बेटा जी, कैसे होता है इंस्पायरेशन, कैसे होता है एक्सपायरेशन, पूरा ध्यान बोर्ड पर सुनिएगा बेटा जरा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन को। सबसे पहले बेटा यहां पर लिख देता हूं इंस्पायरेशन, और इधर लिख देता हूं बेटा एक्सपायरेशन। देखो बेटा जी, मैकेनिज्म देखते हैं इंस्पायरेशन का, फिर बाद में मैकेनिज्म देखेंगे एक्सपायरेशन का। क्या कुछ होता है बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर, इधर आ जाओ। इंस्पायरेशन में क्या होता है बेटा कि डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन में डोम शेप का होता है, लेकिन जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो सबसे पहले बेटा डायफ्राम की जो फ्रेनिक मसल हैं इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन।
और मैंने आपको कल बोला कि जब कंट्रैक्शन होता है मसल में, तो मसल जो होती है ओरिजिन साइड की ओर कॉन्ट्रैक्ट होती है। यदि डायफ्राम की फ्रेनिक मसल में कंट्रैक्शन हो रहा है तो डायफ्राम की मसल बेटा इससे कॉन्ट्रैक्ट होंगी। शायद आप समझ गए होंगे, जो डायफ्राम अभी तक आपको डोम शेप का नजर आ रहा है, वो डोम शेप का नहीं रहता, वो फ्लैट हो जाता है। और जब डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो शायद ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि बेटा ये जो एरिया है ये थोरेसिक कैविटी का क्या हो चुका है, इंक्रीज। क्योंकि कल मैंने आपको बोला था डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। यस और नो? सबसे पहले हुआ बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन फ्रेनिक मसल ऑफ डायफ्राम। जब ऐसा हुआ देन डायफ्राम बिकम फ्लैट। जब डायफ्राम फ्लैट हो गया तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। बट एक्सिस यदि बोलूं मैं, तो मैंने कल आपको बोला था यदि ये कोई ऑर्गन है तो ये सरफेस एंटीरियर, ये सरफेस पोस्टीरियर, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल और ये लेटरल। बेटा डायफ्राम हुआ है फ्लैट तो नो डाउट थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन जिस एक्सिस पर इंक्रीज होगा उसका नाम होगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और मैंने कल आपको बताया एनसीईआरटी पेज नंबर 271 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल या ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम थोरेसिक वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है उसका एक्सिस कौन सा है, एंटीरियो पोस्टीरियर। अब एक बात सुनना जरा कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कौन सा एंगल, कौन सा एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। पहले यहां तक लिख लेते हैं। इंस्पायरेशन में क्या हुआ, सबसे पहले शुरुआत बोलो कॉन्ट्रैक्शन इन फ्रेनिक मसल। यस और नो? फ्रेनिक मसल किसकी है, ये डायफ्राम की। सुनो बेटा इधर, जब बेटा फ्रेनिक मसल में हुआ कॉन्ट्रैक्शन तो बेटा अगला वर्ड लिखोगे जो आपका डायफ्राम है बिकम फ्लैट। यस और नो? पहले कैसा था, डोम शेप। जब ये फ्लैट हो जाएगा तो नो डाउट जो आपका थोरेसिक कौन है, वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बट याद रखना एंटीरियो पोस्टीरियर कौन, एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत वर्ड है बेटा, आया नहीं है अभी तक नीट यूजी में, और ये पक्की बात है आएगा जरूर। अब सुनना बेटा क्या कुछ हुआ। अब बैक डायग्राम पे आओ कि डायफ्राम हो गया फ्लैट, थोरेसिक वॉल्यूम भी हो गया इंक्रीज, और एंटीरियो पोस्टीरियर एंगल क्या हुआ है, इंक्रीज। लेकिन सुनना एक बात, क्या डायफ्राम से ईआईसीएम अटैच नहीं है? जब सोचो डायफ्राम फ्लैट होके नीचे पहुंच गया तो ईआईसीएम में भी क्या होगा, कंट्रैक्शन। और ईआईसीएम के बारे में कल मैंने आपको बताया, इट सीम गोइंग टू बी आउटसाइड। जब ईआईसीएम बेटा आउटसाइड आ रहा है और इसमें जब होगा कंट्रैक्शन तो ये स्टर्नम को भी, ये रिब्स को भी शिफ्ट कर देगा
आउटसाइड या अपवार्ड शिफ्ट कर देगा। किसको? रिब्स को और किसको? स्टर्नम को। आप सोचो कि रिब्स और स्टर्नम अपवार्ड शिफ्ट हो गया तो इससे भी बेटा थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन डोर्सो वेंट्रल नहीं आया समझ? आ गया समझ? सुनना बेटा, थोरेसिक वॉल्यूम हुआ इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर एंगल से, तो बेटा इसको देखकर कॉन्ट्रैक्शन इन EICM, यस और नो? जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बोल दो ना जरा, एक तो आपका रिब्स प्लस कौन? स्टर्नम, ये बेटा शिफ्ट हो जाएगा अपवार्ड। जब ये अपवार्ड शिफ्ट होगा तो इससे भी कौन इंक्रीज होगा? अरे बोल दो ना, थोरेसिक वॉल्यूम। लेकिन यहां पर जो डायरेक्शन होगा या जो एक्सिस होगा उसका नाम होगा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। वो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनना जरा, डायफ्राम और EICM काम एक ही कर रही है, थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज। एक्सिस ही तो अलग अलग है, बट बेटा डायफ्राम भी थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, EICM भी थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। और आपको पता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वॉल्यूम जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम, और इस थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर ही तो आपका लंग्स प्रेजेंट है। जब बेटा थोरेसिक वॉल्यूम हो गया इंक्रीज तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और मैंने आपको बोला यदि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हो लो तो एयर जो होता है इंटर इनटू लंग्स, बोले तो इंस्पायरेशन। अरे नहीं आया समझ? फिर सुन लो एक बार कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो बेटा लिख देता हूं इंट्रा पल्मोनरी कौन है? प्रेशर। ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और ये यदि डिक्रीज हो गया तो एयर एंटर इनटू लंग्स। समझ में आया कि नहीं आया? और बेटा एयर यदि इंटर कर गया लंग्स में, इसी को तो नाम दिया था आपने इंस्पायरेशन। नहीं आया समझ? अब सुनना, ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एयर इंटर हो रहा है लंग्स में, हो रहा है ग्रेजुअली एल्वियोलाई बेटा एक्सटेंड कर रहा है। जितना नीड था, जितनी कैपेसिटी थी उतना एक्सटेंड कर गया। अब एल्वियोलाई चिल्लाता है और एल्वियोलाई कहता है मेडुला ऑब्लांगेटा से, पढ़ाऊंगा आपको रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में कि ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये एल्वियोलाई मैसेज भेजते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा को और मेडुला ऑब्लांगेटा से कहते हैं भाई हम जितने एक्सटेंड हो सकते थे उतना हो लिए। अब तू बोल डायफ्राम को कि अपनी मसल को रिलैक्स करना शुरू करे, क्योंकि यदि एक इंस्पायरेशन होता गया तो एल्वियोलाई डैमेज हो जाएगा। और मेडुला ऑब्लांगेटा मैसेज देगा डायफ्राम को और डायफ्राम से कहेगा भाई जितना एयर का नीड था वो आ चुकी है, अब तू तेरी फ्रेनिक मसल को बोल कि वो रिलैक्स हो जाए।
जब वो रिलैक्स होंगी तो डायफ्राम अगेन बिकम डोम शेप. यस और नो? जब ये डोम शेप का अगेन हो जाएगा तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. कौन से एंगल पे? एंटीरियर पोस्टीरियर एंगल पे. जब डायफ्राम डोम शेप का हो गया तो EICM भी रिलैक्स हो जाएगा. यस और नो? EICM रिलैक्स होगा तो रिब्स और स्टर्नम कहां जाएगा? इनवर्ड मत बोल देना, बस यही सुनना चाह रहा हूं. फिर सुन लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का, कि EICM जब रिलैक्स होगा ना तो आप एक वर्ड मत बोलना कि रिब्स और स्टर्नम इनवर्ड चला जाएगा. आप बोलना ओरिजिनल और एक्चुअल पोजीशन पर पहुंच जाएगा जहां पहले था. क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा स्टर्नम को और रिब्स को इनवर्ड ले जाने की पावर सिर्फ IICM में है, EICM में नहीं है. EICM रिलैक्स होकर स्टर्नम को और रिब्स को उनकी एक्चुअल या ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचा देगा. लेकिन सोचो, जो डोर्सो वेंट्रल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था वो तो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा ना. अब वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है और अंदर एल्वियोलाई फुल भरे पड़े हैं एयर से. तो सोचो जरा, क्या एल्वियोलाई के ऊपर जो प्रेशर वो इंक्रीज नहीं होगा? होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज. जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर एग्जिट होगा लंग्स से, एयर एल्वियोलाई से. बोले तो एक्सपायरेशन. नहीं आया समझ? इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है बस, वो ये कि EICM को जब रिलैक्स करो तो स्टर्नम को और रिब्स को इनवर्ड शिफ्ट मत करना. सिर्फ कहां तक शिफ्ट करना? ओरिजिनल एंड एक्चुअल पोजीशन तक, जहां वो पहले थी. समझ में आ गया? तो सुनना बेटा जी, देखते हैं एक्सपायरेशन को क्या कुछ हो रहा है इसमें. रिलैक्सेशन ऑफ कौन? डायफ्राम अगेन. डायफ्राम बिकम डोम शेप. यस और नो? कल मैंने बताया था ना आपको डोम शेप का होता है. भाई साहब, ये यदि हुआ तो कौन सा वॉल्यूम? वेरी गुड, थोरेसिक वॉल्यूम. ये क्या होगा? डिक्रीज. कौन से एंगल से? वेरी गुड, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस से. जब ये होगा तो उससे क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन ऑफ EICM. ये यदि हुआ तो भी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिब्स प्लस स्टर्नम शिफ्ट ओरिजिनल एंड या एक्चुअल पोजीशन. समझ में आ गया ये वर्ड? वेरी गुड, यही याद रखना है. अगला इससे भी बेटा, जो आपका थोरेसिक वॉल्यूम है, थोरेसिक वॉल्यूम वो क्या होगा? डिक्रीज. लेकिन एंगल कौन सा? वेरी गुड,
डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। जब बेटा ये होगा तो बताओ वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा उसका? इंक्रीज। और ये यदि इंक्रीज हो गया देन एयर एग्जिट फ्रॉम लंग्स, और इसी को आप लोग क्या नाम दिए बोलो? एक्सपायरेशन। कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनना बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन यहां से आगे बनना शुरू होंगे। ये तो बहुत लल्लू टाइप पढ़ाई है, सब पढ़ा देते हैं इतना तो, बट सुनो इधर देखो, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यहां तक समझ में तो आ गए ना कि कैसे कैसे क्या हमारी बॉडी के अंदर इंसिडेंस हो रही हैं जिससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन बेटा मैं इसको थोड़ा सा और आगे रन करूंगा। क्या रन करूंगा इसमें? इधर तो बेटा वही आपका इंस्पायरेशन और इधर बेटा वही आपका एक्सपायरेशन। एक तो बेटा थोड़ी मेमोराइज वाली बात है, यदि मैं टाइमिंग की बात करूं तो इंस्पायरेशन होता है अप्रोक्सीमेट 0.2 सेकेंड का। सांस लेके देख लेना, 0.2 सेकेंड तक ही ले पाओगे, ऐसे खींचना नहीं, मैं नॉर्मल सांस लेने की बात कर रहा हूं। अभी बताऊंगा बेटा वो जो आप सांस खींचते हो उसको क्या बोलते हैं, अभी तो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। और एक्सपायरेशन जो होता है ये होता है आपका 0.3 सेकेंड का। ये थोड़ी रटने वाली बात हो गई। इधर देखो जरा, मैं आपसे बेटा दो प्रोसेसों के बारे में पूछना चाहूंगा। एक प्रोसेस होता है एक्टिव और हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है बेटा पैसिव। मुझे आप बताओ जरा, एक्टिव प्रोसेस आप किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एनर्जी का नीड हो या जिन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एटीपी का क्या हो? नीड, उनको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। और जिन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए देयर इज द नो नीड ऑफ एनी एटीपी, उनको पैसिव बोलते हैं। बेटा एक है इंस्पायरेशन, एक है एक्सपायरेशन। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि इनमें से एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। शायद आप मुझे सारे बच्चे आंसर दे देंगे कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होगा और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होगा, बिकॉज इसके अंदर डायफ्रामेटिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, EICM कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एंड द कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज एक्टिव प्रोसेस। यस और नो? तो इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस होता है? बोलो बोलो ना, एक्टिव। एक्सपायरेशन कैसा होता है? पैसिव। बिकॉज एक्सपायरेशन के अंदर कोई मसल का रोल ही नहीं है। मसल के रोल से मतलब समझ रहे हैं आप? कंट्रैक्शन से बोलते हैं बेटा। यदि कंट्रैक्शन हो रहा है तो उसको मसल का रोल मानते हैं, रिलैक्स को मसल का रोल नहीं मानते। फिर सुन लो, अरे बहुत खतरनाक क्वेश्चंस कराऊंगा, आप सो मत बेटा, इसको जगाओ। सुनो इधर देखो, एक है बेटा इंस्पायरेशन, एक है एक्सपायरेशन। मैं बता देता हूं आपको कि इंस्पायरेशन जो है बेटा ये कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। जबकि बेटा एक्सपायरेशन एक कैसा प्रोसेस है? पैसिव। मैं बेटा क्यों इस बात पर गौर दे रहा हूं? नीट यूजी में और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंस्पायरेशन में किसका रोल है, एक्सपायरेशन में कौन सी मसल का रोल है। ये क्वेश्चन आप जब आपकी सीट्स वगैरह भी देखोगे ना, भरे पड़े होंगे। तो पहले बेटा मैं आपको नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं।
नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। जैसे मैं आपको समझाऊं, आप सांस अंदर लो नॉर्मल तरीके से, इंस्पायरेशन, ताकत से सांस लो अंदर, इसको बोलते फोर्सफुल इंस्पायरेशन। सांस बाहर निकालो नॉर्मल, एक्सपायरेशन, ताकत से बाहर निकालो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल ब्रीदिंग की। नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। सुनना बेटा, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा, ये याद रखना, मजा आ जाएगा बेटा। और इतनी एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, नीट यूजी में छपेगी बेटा, चाहे वो 24 में छपे चाहे 5 में छपे, बट वो आएगी जरूर, ये मैं श्योर हूं। सुनिएगा बेटा, इधर ध्यान दो पूरा। मैं आपसे बात कर रहा हूं नॉर्मल ब्रीदिंग का, और नॉर्मल ब्रीदिंग में बेटा मैं आपसे पहले जो बात करूंगा वो करूंगा नॉर्मल इंस्पायरेशन का। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में बेटा 2 मसल आपकी वर्क कर रही है। एक का तो नाम आप सब ही जानते हैं, डायफ्राम, और दूसरी का नाम क्या होता है, EICM। दोनों मसल वर्क कर रही है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन बेटा मैं आपसे बात करूं नॉर्मल एक्सपायरेशन का, तो बेटा आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल एक्सपायरेशन में कौन सी मसल वर्क करती है, तो आप बोलना नो रोल ऑफ एनी मसल। कोई मसल का कोई रोल नहीं है। अरे मसल के रोल का मतलब है बेटा कंट्रैक्शन से, यस और नो? ये बहुत ही बेहतरीन बात है। अरे मसल का रोल नहीं है ना, तभी तो इसको पैसिव प्रोसेस माना, इसको भी क्या मानते, एक्टिव प्रोसेस। इतना समझ में आ गया आपके सारे बच्चों के? अब सुनो बेटा, अब मन में आप एक बात सोच रहे होंगे, सर आपने कल एक मसल तो हमको और भी पढ़ाई थी जिसका नाम था IICM, तो इसका मतलब वो कोई काम की नहीं है क्या? और एक मसल हमने आपको और भी बताई थी, एब्डोमिनल मसल, अभी तक उसके बारे में भी आपने हमसे कोई चर्चा नहीं करी है। तो बेटा मैं बताता हूं, इधर आओ जरा। ये तो मैंने आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में बात करी है। उन मसल का फंक्शन समझने के लिए हमको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, 10 मिनट में उसको कंप्लीट करूंगा, जिसका नाम होगा बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या कहती है, देखो जरा। फोर्सफुल ब्रीदिंग, देखो बेटा, फोर्सफुल ब्रीदिंग की यदि मैं बात करूं तो इसमें 2 चीजें आएंगी आपकी। एक बेटा इसमें आपका आएगा फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और एक इसमें आपका आएगा फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बेटा एक बात सुनो, बहुत मजेदार वाली बात है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन पूरा इमेजिन करना है बेटा ये, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये भी पूरा इमेजिन करना है। आओ बेटा डायग्राम पर, इधर देखो। नॉर्मल सांस अंदर लो, लिया, ताकत से खींचो। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जितना हम नॉर्मल तरीके से एयर को अंदर लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा एयर हम किस में इनटेक कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में। अब मैं इसको लिंक करूंगा इससे, ये कब पॉसिबल है? आपने नॉर्मल सांस अंदर ली तब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लो था, यस और नो? क्योंकि वो तभी तो पॉसिबल था जब लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो, कम। यदि आप
बहुत ज्यादा एयर अंदर ले पा रहे हो, वो तब पॉसिबल है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बहुत ज्यादा क्या हो, कम पर तो आप इंस्पायरेशन कर सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन आप एक एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को इंटर कर रहे हो। वो कब पॉसिबल है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा क्या हो जाए, डिक्रीज या लो। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को यदि आप बहुत ज्यादा कम करना चाहते हो तो थोरेसिक वॉल्यूम को बहुत क्या कर दो, ज्यादा। और थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करने का आपके पास में दो ही सोर्स है, एक तो डायफ्राम और एक एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल। क्योंकि एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल ही तो है जो रिब्स और स्टर्नम को शिफ्ट कर सकती है अपवार्ड। ये एक सोर्स है थोरेसिक वॉल्यूम के बढ़ने का। और डायफ्राम हो जाता है फ्लैट, फ्लैट नहीं मोर फ्लैट, और भी ज्यादा फ्लैट हो जाए तो उससे भी थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो, वर्क तो डायफ्राम और EICM ही करेगा। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन more contraction in the muscle of diaphragm and extra intercostal muscle। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ? सुनना बेटा, यहां ध्यान दो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में भी कौन ही वर्क करेगा, डायफ्राम। और कौन वर्क करेगा, EICM। लेकिन कैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? फोर्सफुल इंस्पायरेशन समझ में आ गया? अब सुनना जरा एक बात, अगला है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आओ बेटा डायग्राम पर। आप बेटा मुझे पहले फोर्सफुल एक्सपायरेशन को थोड़ा इमेजिन करो। नॉर्मल सांस बाहर निकालो, निकाली, ताकत से सांस बाहर निकालो। कुछ एब्डोमिनल मसल्स पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। और एक बात और सोचो, पूरा ध्यान बोर्ड पर, कि बेटा फोर्सफुल एक्सपायरेशन में आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन से एक एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर्ड किया है या एग्जिट किया है, यस और नो? वो कब पॉसिबल है? वो जब पॉसिबल है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नॉर्मल से क्या हो जाए, ज्यादा, यस और नो? और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब थोरेसिक वॉल्यूम नॉर्मल से भी क्या हो जाए, कम। मतलब ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है इससे भी बेटा कम हो जाए, और डॉर्सो जो वेंट्रल जो बेटा थोरेसिक कैविटी है ये भी क्या हो जाए, कम। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। यदि इस डॉर्सो वेंट्रल थोरेसिक कैविटी को हमको कम करना है तो इसका एक ही सोर्स है। नॉर्मल से कम करने वाला वो ही हो सकता है जो स्टर्नम को और रिब्स को इनवर्ड क्या करा दे, शिफ्ट। और रिब्स को और स्टर्नम को इनवर्ड शिफ्ट कराने की पावर सिर्फ कौन में होती है, IICM में। नहीं आया समझ? दूसरी एक बात और, कि IICM ने तो
डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम जो था उसको कम कर दिया नॉर्मल से, तो ज्यादा एयर बाहर गई। लेकिन आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके देखो, ये एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं ये भी डायफ्राम को पुश करती हैं। फील करो, पूरा एब्डोमिनल मसल इस डायफ्राम को पुश कर देती है और डायफ्राम मोर डोम शेप का हो जाता है। डोम शेप छोड़ो बेटा, फनल शेप का हो जाता है। मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन 2 मसल्स आपका वर्क कर रहा है। एक का नाम है IICM और एक का नाम है एब्डोमिनल मसल। नहीं आया है समझ? अच्छा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितने बच्चों की समझ में आ गया? जिनके नहीं आया वो हाथ पर खड़े करो। तो मुझे पता है कुछ है कि तो नहीं आया होगा, सबके आ गया। अरे वाह! फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इसमें बेटा एक तो वर्क कर रहा है IICM और एक वर्क करता है एब्डोमिनल मसल। समझ में आ गया बेटा? अब मैं आपको बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा, पहले इतना नोट करो आप। मैं एक बात बोल रहा हूं बेटा, आइदर इंस्पायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन। समझ रहे हैं बेटा? इन बोथ प्रोसेस ए बिग रोल ऑफ मसल कंट्रैक्शन, बट एक्सपायरेशन की यदि मैं बात करूं, इन नॉर्मल एक्सपायरेशन देयर इज द नो रोल ऑफ एनी मसल, बट ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ IICM एंड एब्डोमिनल मसल। मतलब सुनना बेटा, एक क्वेश्चन और भी यहीं पर नोट करा देता हूं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव। बट नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस था, पैसिव। कोई दिक्कत किसी को? एक बहुत बेहतरीन लाइन, इतनी मजेदार लाइन बेटा शायद आप उम्मीद भी नहीं लगाओगे। NCERT पेज नंबर 270, कंडक्शन जोन, इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है जिसको मैंने कंडक्शन जोन में आपको नहीं पढ़ाया, बिकॉज वो लाइन बेटा सॉल्व होगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने के बाद। वो पैराग्राफ की लास्ट लाइन क्या लिखती है? NCERT कहती है माइनर शिफ्टिंग एंड और फ्लक्चुएशन इन thoracic volume can be reflected pulmonary pressure। और आगे लिखती है we cannot direct alter pulmonary pressure। ये लाइन क्या कहती है बेटा, सुनना जरा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, जितना बोलूं उतना कम। पहले इस लाइन को समझते हैं। माइनर शिफ्टिंग और फ्लक्चुएशन इन थोरेसिक वॉल्यूम कैन बी रिफ्लेक्टेड पल्मोनरी प्रेशर। शायद ये तो आपकी समझ में आ गया, क्योंकि फर्स्ट लाइन का तो सिंपल सा मीनिंग यही है,
आपने अभी पढ़ा था कि जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पल्मोनरी प्रेशर के। होता है कि नहीं होता? अरे भी बताया तो था, थोरेसिक वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो उतना ही क्या होगा? कम। अरे अपोजिट होता है भी बताया नहीं था क्या? लेकिन बेटा ये जो सेकंड नंबर की जो लाइन है ये बहुत खतरनाक है। वी कैन नॉट डायरेक्ट अल्टर द पल्मोनरी प्रेशर। इसको बेटा मैं अलग से समझाऊंगा और इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा मैं 2 तरीके से लिखूंगा। वो कौन कौन से बे हैं देखना जरा। 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा मैं। एक लिख रहा हूं वी कैन नॉट डायरेक्ट अल्टर पल्मोनरी प्रेशर। यह स्टेटमेंट बेटा यदि आ जाए और पूछे आपसे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो बेटा मैं लिख देता हूं यह स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। और दूसरा मैं भी समझाऊंगा, इसको 1 मिनट रुक जाओ बेटा। एक स्टेटमेंट दूसरा और लिख रहा हूं यहां पर। वो क्या है कि वी कैन अल्टर पल्मोनरी प्रेशर। सुनो, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट भी बेटा ट्रू है। अब आप बहुत बड़े कंफ्यूज हो चुके हैं। ऊपर वाली लाइन में कह रहे हैं कि वी कैन नॉट डायरेक्ट अल्टर द पल्मोनरी प्रेशर, और नीचे वाली लाइन में लिख रहे हैं वी कैन अल्टर द पल्मोनरी प्रेशर। और आप कह रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बेटा मैं बताता हूं आपको, सुनना कि यदि आपको लाइन लिखी आए कि वी कैन नॉट डायरेक्ट अल्टर पल्मोनरी प्रेशर, यह लाइन बिल्कुल सही है। बताऊं, सुनना, हम पल्मोनरी प्रेशर को अल्टर तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेटा डायफ्राम का और एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल का कंट्रैक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको जब बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या रिलैक्स कर सकते हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज। थोरेसिक वॉल्यूम चेंज तो पल्मोनरी प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। लेकिन क्या हम डायरेक्ट चेंज कर पा रहे हैं? नहीं बेटा, हम विद द हेल्प ऑफ मसल इस काम को कर पा रहे हैं। हमारे लंग्स के पास खुद का कोई मसल नहीं है। हमारे लंग्स के पास या हमारे एल्वुलाई के पास में खुद का कोई मसल नहीं है। पल्मोनरी प्रेशर अल्टर तो होता है बट डायरेक्ट नहीं, विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल। समझ में आ गया? तो ये जो डायरेक्ट वर्ड है ना बेटा, ये लिखा आ गया तो डायरेक्ट तो बेटा हम अल्टर नहीं कर सकते। बट यदि पूछे वी कैन अल्टर, यहां पर डायरेक्ट नहीं है। हम पल्मोनरी प्रेशर को अल्टर तो कर सकते हैं बट डायरेक्ट अल्टर नहीं कर सकते। तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि ये जो फंक्शन है ये होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ, बोलो ना, डायफ्राम एंड कौन सी मसल? इंटरकॉस्टल मसल। देयर इज नो मसल इन लंग्स। समझ में आ गया? तो आज के बाद ये बात बेटा जो लाइन है इसको आज आप पढ़ के देखना एनसीईआरटी में। बहुत शानदार लाइन है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात को याद रखना कि डायरेक्ट अल्टर तो नहीं कर सकते बट अल्टर कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा, वो मसल्स के हेल्प से होता है। समझ में आ गया?
यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ ले, है क्या? नहीं? सुनो बेटा, अब आगे हाँ जी भाई साहब, चलें आगे। एक इतना शानदार टॉपिक है अब, उसका नाम है पता है क्या? पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लंग्स का वॉल्यूम और कैपेसिटी। एक टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स। देखो इधर, वॉल्यूम ऑफ लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सुनना जरा बेटा। लंग्स के अंदर कौन कौन से टाइप का वॉल्यूम होता है वो हमको देखना है। सबसे पहले बेटा मैं आपको शुरू करूंगा जिसका नाम है टाइडल वॉल्यूम, जिसको आप लोग बोलते हो टीवी। किसको बोलते हैं बेटा टीवी? देखना जरा, अब पढ़ा लेने दो यार, मजे मत लो। सुनो बेटा इधर देखो, मान लीजिए ये आपका बेटा एल्वियोलाई है, ठीक है? और इस एल्वियोलाई में बेटा आपने नॉर्मल तरीके से इंस्पायरेशन किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन, या आपने नॉर्मल तरीके से क्या किया? एक्सपायरेशन। जितना एयर का अमाउंट या तो इंस्पायर होता है, इंस्पायर का मतलब अंदर आता है, या जितना एयर का अमाउंट एक्सपायर्ड हो उसमें से किसी एक को आप लोग क्या बोलते हो? टाइडल वॉल्यूम। मतलब सुनो, नॉर्मल सांस लो, ली, ये टीवी है, टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मल सांस बाहर निकालो, ये भी टाइडल वॉल्यूम है। किसी एक को बोलोगे तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। आगे समझ में? तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? टाइडल वॉल्यूम। मींस देखो बेटा, अमाउंट ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड, इस वर्ड को गौर से देखना, दोनों को मिला के नहीं बोलेंगे, और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। इसी को बेटा आप लोग क्या नाम देते हो? टाइडल वॉल्यूम। इसकी बेटा जो वैल्यू होती है, इसको याद रखना, इसकी वैल्यू होती है 500 ml। बट एक बात और मैं आपको बता देता हूं बेटा, इस 500 ml में से 150 जो होती है वो किस में रह जाती है? डेड स्पेस में। ये पूरी की पूरी एयर कभी भी कहां नहीं पहुंच पाती? एल्वियोलाई तक। इसको थोड़ा सा बेटा आप याद रख लेना, ठीक है ना? केवल कितनी पहुंच पाती है? 350।
लेकिन जब उसको हम एक्सपायर्ड करते हैं ना, तब एक्सपायरेशन बाहर जरूर जाती है। वॉल्यूम तो वही 500 ml ही निकलता है, चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन। तो इसका नाम क्या है बेटा? टीवी। जल्दी नोट करो। अगला बेटा जो वॉल्यूम है उसका नाम है IRV। IRV इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बेटा देखो, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? मान लीजिए बेटा, ये मैंने आपका अगेन बना दिया एल्वियोलाई। ये नॉर्मल कंडीशन का एल्वियोलाई था। अब आप सोचो, नाम से क्लियर हो रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब ऐसा वॉल्यूम जो इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व है। कौन सा इंस्पायरेशन? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। और आपको पता है कि जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे तो ज्यादा एयर एल्वियोलाई के अंदर आएगा ना। वो कब आएगा? जब इसका वॉल्यूम क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो जब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे तो ये जो एल्वियोलाई है ना बेटा, ऐसे एक्सटेंड कर जाता है इस तरीके से। समझ गए? जब आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है तो एल्वियोलाई एक्सटेंड कर गया। इतना तो नॉर्मल था जिसको आप लोग टीबी में ले रहे थे। टीबी के अलावा बियॉन्ड टीबी आपने इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम या इतना एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट एयर का इनटेक कर लिया है। बेटा यही आपका होता है IRB, अमाउंट ऑफ एयर या एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर which is inspired during the forceful inspiration beyond TB। इस टीबी के एक्स्ट्रा जो आपने लिया है, इसी का नाम क्या होता है? IRV। जैसे मैं बोलूं नॉर्मल सांस लो, लिया, ये आपने टीबी लिया, खींचो। अब ये जो आपने एक्स्ट्रा लिया है, इसी का नाम क्या होता है? IRV। मतलब एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन बियॉन्ड टीबी, उसी को क्या बोलते हैं? IRV। नहीं आया समझ? तो यहां तक की कंडीशन तो क्या थी बेटा? टीबी। ये एडिशनल अमाउंट आया है तो लिख देता हूं आपको, एडिशनल अमाउंट ऑफ air which is inspired during the forceful inspiration। बट एक कंडीशन है बेटा, इसको मत भूलना, बियॉन्ड बोलो ना टीबी। टाइडल वॉल्यूम के एक्स्ट्रा जो आपने एयर को इनहेल्ड किया है, इसी को क्या बोलते हैं? IRV। इसकी यदि बेटा मैं आपको वैल्यू की बात करूं तो इसका वैल्यू होता है लगभग बेटा 2500 से 3000 ml। समझ में आ गया? नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? मैं ध्यान कहां था आपका? क्लास में ही रहे हो बेटा। IRV समझ में आ गया? अब एक होता है बेटा ERV। ERV में क्या होगा? बहुत आसान है। अगला है बेटा ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
देखो बेटा, मान लो जरा, अगेन मैं आपको एक एल्वियोलाई ड्रॉ कर रहा हूं। ये मान लो बेटा एल्वियोलाई, ये नॉर्मल टीवी की है, इतना वॉल्यूम अंदर, इतना वॉल्यूम बाहर। लेकिन आपको पता है ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप ज्यादा एयर को बाहर निकालते हो कि नहीं निकालते? वो कब पॉसिबल है? वो जब पॉसिबल है जब एल्वियोलाई जो है नॉर्मल से भी ज्यादा क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट, तभी तो एक्स्ट्रा एयर बाहर जाएगा। नहीं आया बात समझ में? देखो, नॉर्मल सांस बाहर निकालो, निकाला, अब और सांस बाहर निकालो एक्स्ट्रा। वो कब पॉसिबल रहा होगा? जब एल्वियोलाई क्या हो गया होगा, कॉन्ट्रैक्ट। वो कब होगा? ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब इतना तो आप बेटा टीबी में बाहर निकाल रहे थे, लेकिन टीबी के एक्स्ट्रा आपने इतना और बाहर निकाल दिया। यस और नो? देखो, ये तो टीबी में बाहर जा रहा था, लेकिन ये जो अमाउंट है, मान लो जब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो एल्वियोलाई बेटा इस वाली पोजीशन पे आ गया, तो इतना एयर का अमाउंट क्या एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाएगा? जाएगा, लेकिन वो कब जाएगा? ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईआरवी। आगे समझ में? मतलब सेम चीज, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर which is expired during the forceful expiration। समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप लोग क्या बोलोगे? ईआरवी। और बेटा ईआरवी की जो वैल्यू होती है, यह आप याद रख लेना कि ईआरवी की वैल्यू 1000 से 1100 ml होती है। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? फिर सुन लो, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में जो था वो टीवी था। अब आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो नॉर्मल से जो एक्स्ट्रा आया या टीवी से जो एक्स्ट्रा आया वो आईआरवी था। जब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो नॉर्मल से एक्स्ट्रा जो एयर बाहर गया वो ईआरबी है। समझ में आ गया? एक और वॉल्यूम है जिसका नाम है बेटा आरवी। और सुनो, इसको तो आप सब जानते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम। भाई साहब लिख देता हूं एक ही वर्ड, नेवर एक्सपायर्ड फ्रॉम लंग्स। ओ भाई साहब ये साथ नहीं छोड़ता, एल्वियोलाई। ये भी लिख देता हूं, कब आया था ये? नहीं नहीं, ड्यूरिंग फर्स्ट ब्रीथ। पहली बार सांस लिया ना, तभी आ गया ये। और इसकी बेटा मैं आपको वैल्यू बताऊं, इसकी वैल्यू होती है 1200 ml। अब सुनो एक बात, मैंने आपको टीवी पढ़ाया। देखो सुनो बेटा, एक मिनट मुझे गौर से सुन लो, अभी छोड़ दूंगा। ऐसे मान लो कि यदि वॉल्यूम यदि आपके क्लियर नहीं है ना, तो आगे आएंगी बेटा कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, और उन पर क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। लेकिन उम्मीद करूंगा बेटा कल आप इन वॉल्यूम्स को देख के आना बस, क्योंकि यदि आप इन वॉल्यूम को पढ़ के नहीं आए ना तो फिर कैपेसिटी समझ में नहीं आएगी। और यदि वॉल्यूम नहीं समझ में आया हो तो बेटा मैंने वैसे फिगर बना के आपको दिए हैं, इनसे समझ में आ जाएगा। नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन,
जितना एयर इंटर हो रहा है या जितना बाहर जा रहा है वो टीबी है। ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, टीबी से जो एक्स्ट्रा आया, टीबी से जो एक्स्ट्रा आया वो आईआरबी है। ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, टीबी से जो बाहर गया, टीबी के अलावा जो बाहर गया वो ईआरबी है। समझ रहे हो ना? और जो कभी बाहर नहीं गया वो आरबी है। तो उम्मीद करूंगा भाई साहब कल पढ़ के आना। अच्छा कल क्लास नहीं है क्या?